Hello friends, this side Harshika and today we are going to start a new topic from our class 10th physics electricity जिसका नाम है कूलम्स लॉ। वैसे ये एनसीईआरटी में नहीं है टॉपिक, तो मतलब आपके बोर्ड्स में भी नहीं आएगा, बट इफ़ यू आर स्टडिंग फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्जाम तो चांसेस हैं आने के। जैसे एनटीएससी ओलंपियाड में पूछ ले जाते हैं छोटे छोटे सवाल, कोई ज़्यादा बड़े नहीं, बट उसके लिए आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इसके बारे में बात करते हैं, कूलम्स लॉ के बारे में। देखिए, आपने क्लास 9th में एक लॉ पढ़ा था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसमें आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा था। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और उससे रिलेटेड आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि इसमें ये जो फोर्स होता है, ये कोई भी दो अगर हम मास लें m1 और m2, ये दोनों एक दूसरे पे एक अट्रैक्शन का फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और वो जो फोर्स लगता है ना यहाँ पे, ये फोर्स उनके प्रोडक्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उनके मासेस के प्रोडक्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यही फोर्स उनके बीच के जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब सीधा रिलेशन, यानी मासेस का प्रोडक्ट बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात करें, ये स्क्वायर ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शनल है। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल पहले क्या होता है कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है, जितने दूर ऑब्जेक्ट होंगे उतना वो एक दूसरे पे कम फोर्स लगाएंगे, ठीक है। जितने पास होंगे वो उतना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे। तो यही ये कहना चाहता है। और जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमें मिलता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब ये रिलेशन निकल जाता है। और फिर हमें पता है ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट लगाते हैं। और यहाँ पे उस कांस्टेंट का नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, बड़े जिसे हम डिनोट करते हैं। यानी ये हमारा पूरा फॉर्मूला बन गया था। दो बॉडीज, दो मासेस, यूनिट मासेस एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं जो अट्रैक्शन का, जो कि उनके प्रोडक्ट मासेस के प्रोडक्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर से क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये भी पढ़ा था कि इसीलिए इसे हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं, इसीलिए इसे हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं, क्योंकि ये इनवर्स का रिलेशन है और स्क्वायर से, ठीक है। ये था ग्रेविटेशनल लॉ जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। इसके अकॉर्डिंग हमें ये फॉर्मूला मिला था। और हमने ये भी चीज़ देखी थी कि ये जो फोर्स है ये नेचर में एग्जिस्ट करने वाला वीकेस्ट फोर्स होता है। वीकेस्ट फोर्स, वीकेस्ट का आप अंदाज़ा भी एक और चीज़ से भी लगा सकते हैं, वो ये है इस जी की वैल्यू। ये इस जी पे डिपेंड करता है। और इस जी की वैल्यू क्या पढ़ी थी हमने, ये जी की वैल्यू पढ़ी थी हमने। तो -11 कितनी छोटी वैल्यू है। और उससे हमें पता लगता था कि ये जो फोर्स है ना, ये बहुत छोटा है। और हमने ये पढ़ लिया था कि ये वीकेस्ट फोर्स है। ये ऐसा ही कुछ, मतलब इससे मिलता जुलता फोर्स है एक और, जो चार्जेस एक दूसरे पे लगाते हैं। यहाँ पे कौन लगा रहा था, मासेस की बात हो रही थी ना। पर एक ऐसा फोर्स है जो चार्जेस एक दूसरे पे लगाते हैं, जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी तक तो हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में मैं आपको रिकैप करा रही थी, क्योंकि इससे रिलेटेड थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट पूछ ले जाते हैं, ठीक है। बट अब हम कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने मासेस लिए थे, इसमें हम क्या लेते हैं, चार्ज लेते हैं। एक चार्ज Q1, एक चार्ज Q2, ये दोनों, ठीक है। ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। अब ये फोर्स अट्रैक्शन का होगा या रिपल्जन का होगा, तो आंसर है दोनों का होगा। जबकि हमने ग्रेविटेशनल फोर्स में ये पढ़ा था कि ग्रेविटेशन तो सिर्फ क्या है, अट्रैक्शन है, ठीक है। बट ये तो अट्रैक्शन और रिपल्जन दोनों हो सकता है, क्योंकि अगर चार्जेस सेम है तो रिपल्जन होगी और डिफरेंट है तो अट्रैक्शन होगी। दैट्स ऑल। तो यानी हम यहाँ पे ये डिफाइन नहीं कर सकते कि ये अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा, जब तक हमें चार्जेस पता ना हो, प्लस है माइनस है, प्लस माइनस है, प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, ठीक है।
तो यानी कि एक डिफरेंस हमें अभी पता लग गया कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स था वो सिर्फ अट्रैक्शन का होता था, बट यहाँ पे जो फोर्स हम यूज करने वाले हैं Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों का हो सकता है। तो यहाँ का फोर्स जो है वो है Fe। अब ये भी इन दोनों के जो चार्जेस हैं उनके प्रोडक्ट से क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कूलम्स लॉ हमें यही कहता है कि ये जो फोर्स है दो चार्जेस के बीच में लगने वाला, अट्रैक्शन या रिपल्शन किसी का भी हो सकता है, ये उनके चार्जेस के प्रोडक्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज़्यादा चार्जेस का प्रोडक्ट बढ़ेगा उतना ज़्यादा फोर्स बढ़ेगा, और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उससे भी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो बिल्कुल मतलब हमें सेम सा लग रहा है, क्यों हम इसे ग्रेविटेशनल लॉ के साथ रिलेट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे इसके अंदर सेम चीज़ें हैं और बहुत डिफरेंट चीज़ें भी हैं, ठीक है, डिफरेंस भी हैं ऑफ कोर्स, और अलग अलग डिफरेंस होंगे। तो हमें सेम चीज़ क्या मिली कि दोनों फोर्स जो हैं वो डिस्टेंस के स्क्वायर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये तो एक डिफरेंस तो हमने ये देख लिया। डिफरेंस क्या देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन का होता है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों का हो सकता है। और एक सिमिलैरिटी हम क्या देखने वाले हैं कि ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है। दिस इज ऑल्सो एन इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो यानी एक सिमिलैरिटी मिल गई हमें इसके बीच में कि ये भी अपना जो डिस्टेंस का स्क्वायर है उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी चार्जेस जितने दूर होंगे उतना कम फोर्स लगेगा, और चार्जेस जितने पास होंगे उतना ये फोर्स ज़्यादा लगेगा। सिमिलैरिटी। अब इसको जब हम कंबाइन करते हैं, हमने सीखा है, तो हमें ब्रॉडली ये चीज़ मिल गई। बट अब इसको हटाने के लिए जीरो और एक कांस्टेंट चाहिएगा, यहाँ पे भी एक कांस्टेंट है जिसे हम के बोलते हैं। फिर एंड ऑफ द डे हमारा ये फॉर्मूला निकल के आता है दैट ये फोर्स जो है वो, ये जो के की वैल्यू है, ये प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस और डिस्टेंस बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ये हमें फॉर्मूला बाद में एंड ऑफ द डे मिलता है जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बट इसके पीछे इसके अंदर की चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले तो के की वैल्यू जान लेते हैं। ये जो के की वैल्यू है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब रिलेट करो इस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेट करो। ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स था क्योंकि उसका जो कांस्टेंट था उसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर थी। बट यहाँ पे ये जो इसका कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू देखो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। वो -11, ये 9, ये कम से कम उसका 20 टाइम्स है। मतलब उसकी 20 पावर अगर हम और बनाए ना तो है, ठीक है। ये हमें इससे पता लगता है कि ये जो फोर्स है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो कि इसकी वैल्यू इसके पे भी डिपेंड करती है, चार्जेस पे भी डिपेंड करती है। बट अगर हम चार्जेस 1 ले लें, डिस्टेंस 1 मीटर ले लें, मतलब यूनिट ले लें, तो इसकी वैल्यू हमें इतनी बड़ी मिलेगी इस फोर्स की, और ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू इतनी छोटी, माइनस में। वो वीकेस्ट फोर्स था, और यहाँ पे एक पॉइंट याद कर लो कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। यानी ये भी एक डिफरेंस हो गया इनके बीच का। ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स है जो हमें नेचर में मिल सकता है, और जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। तो ये कुछ डिफरेंस, कुछ सिमिलैरिटी मैंने आपको बताई जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक बार कूलम्स लॉ को फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि ये ऐसा फोर्स है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू, देखो हमने क्या किया, सिर्फ कंसेप्ट समझा, डेफिनेशन खुद बन जाएगी हमारी, खुद उसकी डेफिनेशन बनाएंगे हम। कैसे? हमने समझ लिया कि ये जो हमारा फोर्स होता है ये चार्जेस के प्रोडक्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिससे की वजह से हम इसे इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। कंबाइन करके ये मिलता है, और कांस्टेंट यहाँ पे के रखते हैं हम, ठीक है, वेरी गुड। और ये हमारी वैल्यू निकल जाती है। और एक बात याद रखें कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, की वैल्यू भी याद रख ली कितनी होती है। ओके, अब डेफिनेशन बना लेते हैं खुद से। देखिए, कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट this electrostatic force between two charges is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them। बस खत्म, इतनी सी बात थी इसमें, और कुछ था ही नहीं। हमने सिर्फ समझा, डेफिनेशन तो खुद बन गई।
खुद बन गई। यानी ये वो चीज़ थी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब इस पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, एक दो मतलब। अब ये आपको कहता है, एक क्वेश्चन दे दिया, इफ मैग्नीट्यूड of both the charges is doubled and distance is halved, find new force। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो हमने इसी क्लास में बहुत किए थे, ग्रेविटेशन जब हमने की थी। तो ये दो स्टेटमेंट हमें कह रहा है कि दोनों चार्ज को डबल कर दिया, यानी Q1 2Q हो गया और Q2 2Q हो गया, ठीक है, और जो डिस्टेंस है वो हाफ कर दिया। सबसे पहले हमें पहले वाला फोर्स लिखना है कि पहले क्या फोर्स था। पहले था ये, K की वैल्यू सेम रहती है, Q1 Q2 था बाय R स्क्वायर था, ये हमारा पहले वाला था। बट जो बाद वाला है F डैश जिसे हम कह रहे हैं, वो क्या होगा, K की वैल्यू तो सेम रहेगी, Q1 Q2 डबल हो गया, यानी 2Q1 इंटू 2Q2, और ये हाफ हो गया, यानी R/2 का स्क्वायर, 4K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर बाय 4, ये 4 ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 16K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये इक्वेशन अगर हमारी 1 थी और ये 2 थी, सो पुटिंग 1 into इन इक्वेशन 2, हमें क्या मिलेगा कि F डैश, ये F की वैल्यू है और ये भी तो F ही है, ये और ये सेम है ना, तो यानी इसको हम F भी लिख सकते हैं। तो ये 16 into F हो गया, यानी जो नया फोर्स आएगा वो पुराने फोर्स का 16 टाइम्स होगा। आंसर। माइंड कैलकुलेशंस होती हैं ये, मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा पहले करके दिखा दिया ताकि आप समझ जाएं, और ये आपके लिए नई चीज़ नहीं क्योंकि आपने पिछली क्लास में कर रखी है, दैट्स ऑल, ठीक है। बट अगर हम एक थोड़ा और डिफिकल्ट सा क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर, एक और डिफिकल्ट सा, थोड़ा ना लेवल बढ़ा देते हैं थोड़ा क्वेश्चन का। ये हमें कहता है, इफ पर्सन में डील कर रहे थे थोड़ा, इफ Q1 and Q2 is increased by 20%, find new force। कि दोनों फोर्स को हमने 20% से इंक्रीज कर लिया। अब यहाँ पे हमें थोड़ा ना उतारने की जरूरत है, मतलब थोड़ा शायद वर्क करने की, पेन उठाने की जरूरत है। देखिए पहले जो हम लेते हैं सिंपल Q1 Q2 वो तो यही है, बट जो Q डैश होगा वो कितना होगा, 20% बढ़ा दिया, यानी x प्लस 20%, Q तो है ही, प्लस Q का 20%, प्लस Q का 20% होगा हमारा नया वाला, और ये जब ऐसे कट जाएगा सो Q/10 हो जाएगा ऐसे ना, और जब हम सारे को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.2 Q। और अगर आपको ऐसे ऐड भी करना है तो भी कर सकते हैं कि 1 पे 5 पे कट जाएगा, तो Q प्लस Q/5 5 और ओवर 5 प्लस 1 और 6/5 आ जाएगा, फिर तो 1.2 Q आ जाएगा, यानी जो नया Q1 डैश आया वो Q1 प्लस ये था, उसका वो भी रहेगा पर और 20% ऐड होगा ना उसमें, इसलिए। और Q2 कितना होगा, Q2 प्लस 20% ऑफ Q2, जो कि फिर वही 1.2, ये 0.2 Q, सो 1.2 Q2, ये यानी ये हमारे नए चार्जेस आ गए। अब पहला फोर्स हमारा ये था और दूसरा हमारा फोर्स F डैश जो है वो क्या आया, K इंटू ये 1.2 Q है 1 और ये 1.2 Q2 है, ये इनको रख दो बाय डिस्टेंस के बारे में तो कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं, सेम रहेगा, 1.44 आएगा
वैसे तो कोई मतलब नहीं है, सेम भी हो सकता था। ये अगर इक्वेशन 1 है सेम, और ये अगर इक्वेशन 2 है, सो पुटिंग 1 इन 2, इक्वेशन 1 इंटू क्या, इक्वेशन 1 इंटू, ठीक है। तो एफ डैश कितना होगा, ये जो है यही तो है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। सो 1.44 एफ, यानी जो नया फोर्स आएगा वो पुराने फोर्स का 1.44 टाइम्स होगा। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंक्रीज या डिक्रीज इन परसेंट बताइए, ये तो आपको पता है इंक्रीज होगा, पर आप करेंगे कैसे? देखिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जो नया फोर्स लिखना है यानी एफ डैश परसेंट, अगर हम परसेंट इंक्रीज हमें निकालना हो तो जो नया फोर्स आता है वो पुराना फोर्स माइनस में बाय एफ जो हमारे पुराने फोर्स है इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है, ईजिएस्ट फॉर्मूला ये होता है। ये नया फोर्स जो निकला ये पुराने वाला बाय में पुराने वाला इनटू 100, फिर नए वाला क्या था 1.44 माइनस 1f, एफ को 1f भी लिख सकते हैं, और ये भी एफ है ना, ये वैल्यू है ना एफ डैश की, बाय में 1 इंटू 100, 1.44 में से जब हम 1 माइनस करते तो 0.44 एफ बाय एफ, ये 1f है, ठीक है। तो ये कट जाएगा ऐसे, ओके, इंटू 100 होगा, तो यानी परसेंट इंक्रीज आएगी 44%। कितनी आएगी? 44%। ना बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बहुत ही सिंपल सी, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और इतनी छोटी छोटी मैथ्स तो आप बहुत पहले से करते आ रहे हैं, परसेंट तो बहुत पहले से करते आ रहे हैं, तो बस ये करना, और ये फॉर्मूला याद रख के बहुत क्वेश्चन में काम आएगा, बहुत से क्वेश्चन में, ठीक है। क्योंकि क्या करते हैं हमें पहले लेवल पे क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, आपको क्या दे दिया जाता है, आपको क्या दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ डबल ट्रिपल और फिर बताना है कि कितना टाइम्स हो गया, फिर आपको परसेंट बता देता है इतने टाइम इंक्रीज हो गया, अब आपको पता है नया फोर्स क्या होगा। और तीसरे हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन क्या हो सकता है, हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन क्या हो सकता है, परसेंट इंक्रीज डिक्रीज दे दिया और बता दिया कि परसेंट में आंसर बताओ। सारा तो कर लिया हमने, ये भी देख लिया, टाइम्स पूछो तो कैसे करते, और फिर टाइम से ही परसेंट निकाल दिया, यानी सीधा परसेंट पूछा हो तो उसके लिए आपको टाइम्स निकालना पड़ेगा। ओके, इतनी सी बात समझ में आई, आई होप आपको समझ में आई हो। इतना बड़ा करने की भी जरूरत नहीं है आपको, आप यहाँ वैल्यू सारी लिख सकते हैं, बट कोई बात नहीं, हमने अच्छे से समझ लिया। ये था कूलम्स लॉ, इतना सा था कूलम्स लॉ। आज की वीडियो में हमने कूलम्स लॉ को डिटेल में डिस्कस कर लिया। 10th में आपके बोर्ड्स के लिए ये नहीं आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 10th के हिसाब से, तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। और अगले वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ आपको मिलते हैं, जो आपके बोर्ड का टॉपिक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।